अनआइडेंटिकल, अगर मासेस अनआइडेंटिकल है तो हमें सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या समझ में आ गया? चलिए आप और क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन ये है, थ्री मासेस 3, 4 and 5 kg are located, three masses 3, 4 and 5 kg are located at the corners of an equilateral triangle. At the corners of an मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? I'm so sorry sir. So actually मुझे किसी ने actually मैसेज करा था, वो उसे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। कौन है ये वाला? ये सब पिछला वाला क्वेश्चन। अच्छा वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया पहले जो आपने बोला था? यस सर। चलो मैं समझा दूंगा उस बात को दोबारा। Locate the center of mass of the system. Locate the center of mass of the system. सर हम उसका एक कॉर्नर 0,0 ले लें। बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे। करिए जल्दी। सर x कोऑर्डिनेट 1/8 आ रहा है। लेट मी चेक। बेटा सारे बच्चे निकालिए और मुझे केवल एक बच्चे से आंसर नहीं चाहिए। बेटा बताया, क्या बताना, क्या बताया आपने पहला कोऑर्डिनेट? सर 1/8। 1/8 नहीं बेटा, गलत है। 1/8 तो बहुत कम हो जाएगा।
सर 7/12 है क्या पहला एक्स एक्सेस? शायद। हेलो, हाँ बेटो। सर कौन सा 7/12 हो? है। पास आउट, जल्दी बोलो। अभी तक ली नहीं है? स्कूल आवर्स में स्कूल में आ जाना और मुझे कॉल मत करना, रिसेप्शन से रिसीव कर लेना। हाँ जी बताइए। सर 7/12। नहीं, 6.5/12। So 13/24. √3 आ जाएगा ना? किसमें? हाँ ठीक है, 13/24 इज द राइट आंसर। 13/24 इज द राइट आंसर। देखो जरा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके से, इसके 3 कोनों पे 3 मासेस है। कितने कितने? यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 4 kg और यहाँ पे 5 kg। So y coordinate √5 upon 8 है क्या? कौन सा बेटा? So y coordinate कितना? √5 upon 8. √5/8? नहीं, 5√3/24। So देखो हमने तो 5 हमने इसको ओरिजिन मान लिया 0,0। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट, वो मासेस पता होने चाहिए, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। अब ये बोले इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मुझे नहीं पता, नहीं बोले साइड 1 मीटर, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन करना थोड़े मुश्किल है। इसके कोऑर्डिनेट तो सीधा हो जाएगा 1,0। ऊपर वाले मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? so altitude निकाल के। इसका अल्टीट्यूड निकाल के। बच्चों अल्टीट्यूड कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/2 into a. √3/2a, तो मतलब √3/2 into 1, और मतलब ये तो, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/2। समझ में आ गई बात? ये बात कितना बच्चों को समझ में आ गई? मतलब अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारी चीजें सेम होती है। सारी चीजें सेम मतलब इसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड, और इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ये नीचे वाली लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट तो 1/2 होगा। 1/2 से कितना ऊपर जा रहे हैं? हाँ बोलो लक्ष्य, बोलो। सर कुछ नहीं हुआ, गलती से हो गया। तो क्या होगा बच्चों ऊपर वाला? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/2, √3/2. 1/2, √3/2। अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। गॉट इट? हाँ जी बताइए, तो कितना हो जाएगा? Yes sir. So 13/24. 3 into 1/2 मतलब 3/2। नहीं, m1 इसको मानो तो m1 x1 तो 0 हो जाएगा, m2 ऊपर वाले को मान लो तो 3/2, और m3 y3 मतलब 5 into 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 12. 5 3 8 4 12। एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर मास हो गया 10 + 13 13/24। ठीक है बच्चों? अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन y1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हाँ जी बताइए। तो 0 प्लस 3√3. 3√3/2 प्लस m3 y3 मतलब 5 into 0। अरे हाँ है ना, डिवाइड बाई 12। तो ये तो बहुत आसान है। कितना आ गया? 3√3/24। 3√3/24 बेटा, लेकिन इसमें 5√3/24 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है?
पर सब दोनों हमारे 0 हो जाएंगे तो फिर शायद उन्होंने पॉइंट उसको 5 kg लिया होगा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कई बहुत तरीके से हो सकता है। अगर हमें फिगर दे रखी है तो इसका आंसर अलग आएगा, कुछ और दे रखी है मतलब अगर 3 और 5 kg की लोकेशन चेंज करेंगे तो आंसर वेरी करेगा। ये बात समझ पा रहे हो अभी आप? हमारे हिसाब से ये आंसर है जो हमने फिगर बनाई है। अगर हम 3 kg ऊपर ले जाएंगे 5 kg नीचे ले जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बदलेंगे क्योंकि उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बॉडी के ज्यादा मास की तरफ लाई करता है। समझ में आ गई बात? अभी हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। 3√24 मतलब √3/8। गॉट इट? मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने देखा। बुक में कुछ और आंसर है, बुक में आंसर है 5√3/12, तो वो भी ठीक है और हमारा भी ठीक है। 5√3/24 वो भी ठीक है और हमारा भी आंसर ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो करके दिखाओ एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg and 2 kg, two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at, two bodies of masses 1 kg and 2 kg are located at 1,2 and -1,3. Full stop. Calculate the coordinates of center of mass. Calculate the coordinates of center of mass. Sir, -1,3. Sir, -1/3, 8/3. बिल्कुल सही बात है, -1/3, 8/3। कैसे? अच्छा एक चीज देखना, अगर मैंने कहा कि एक मेरा 1 kg का यहाँ रखा हुआ है मास और एक मेरा 2 kg का मास यहाँ रखा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आधे से थोड़ा आगे पे होगा। मतलब अगर ये सेंटर तो इसका आधे से थोड़ा आगे 2 kg की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। लेकिन बात कहानी है कि हमारे अगर हम इसको 0,0 मान लेंगे तो आंसर कुछ और निकल के आएगा, इसको 1,1 मान लेंगे आंसर कुछ और निकल के आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट। तो इन्होंने कहा क्या है कि दो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे है, इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो 1 kg का मास हमारा 1,2 पे रखा हुआ है। 1,2 पे मतलब यहाँ पे 1 kg का मास रखा हुआ है, और 2 kg का मास हमारा कहाँ रखा हुआ है? -1,3, ये हो गया 1,2 और -1,3 मतलब यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, -1,3 पे 2 kg का। तो इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आएगा वो सेंटर से आगे। निकाल लोगे m1x1 + m2x2 + m3x3 के हिसाब से? क्लियर है बच्चों? चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छा देखो जरा, अगर मैंने आपको ये बोला क्वेश्चन कि हमारे पास इस तरीके से एक वो है, सर्कल है और यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है छोटा, तो क्या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे आप लोग? अरे निकाल लोगे? Yes, कहीं भी sir. रखा हो क्या फर्क पड़ना है? ये क्या है बताइए? ये क्या चीज है? इन दोनों के सेंटर ऑफ मास यहाँ से इस पे m1 मान लेंगे, इस पे m2 मान लेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास उसके हिसाब से निकाल लेंगे। मतलब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सर, अगर ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो विच फॉर्मूला विल वी यूज? m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2, और इस y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 + m2 y2 अपॉन m1 + m2। अरे समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि
मेरे पास एक इस तरीके का सर्कल है और इस सर्कल में से मैंने कुछ पार्ट को कट कर दिया इस तरीके से, इतने पार्ट को मैंने कट कर दिया, तो जो सर्कल बचेगा वो कितना बचेगा बताइए? सो उस पार्ट को माइनस कर देंगे। ये देख पा रहे हैं? इज इट क्लियर? तो मैंने ये सर्कल इसमें से रिमूव कर दिया ऐसे। तो अब होगा क्या बच्चों, अगर ये सर्कल इसके साथ होता, मतलब हम मान रहे हैं कि पहले ये सर्कल है तो मतलब ये सर्कल यहाँ से गायब नहीं हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके खुद के सेंटर पे होगा, कहीं यहाँ पे। अब मैंने कहा इतना पार्ट कम हो गया, अब मुझे बताना सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा या आगे शिफ्ट होगा। अगर ये सर्कल यहाँ पे होता येलो कलर का पूरा कंप्लीट होता है ये सर्कल, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होता है, जहाँ पे मैंने अभी ब्लू कलर का डॉट बनाया है। अगर ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो आप लोग सोचो कि सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा या आगे जाएगा? बताओ बताओ। आगे जाएगा सर। पीछे जाएगा, इधर लेफ्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब वहां पे ज्यादा मास है। अब बॉडी का ज्यादा मास इधर रह गया ना। तो बच्चों इस केस में हम अब देखो प्लस कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इतना ही मास अगर इतना मास हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ होता, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता, तो हम इसमें आगे बढ़ते और सेंटर ऑफ मास की तरफ। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में जो हमारे आंसर्स होते हैं, इसका अपना सेंटर ऑफ मास निकालो जो डिलीटेड पोर्शन है, और जो हमारा वो है उसका निकालो, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 प्लस m। और y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लगा दो, m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। होप समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे पहली बार में इसको शुरू होगा। क्वेश्चन है अ सर्कुलर प्लेट of uniform thickness a circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 centimeter. ठीक है, full stop. A circular portion of diameter 42 centimeter, a circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate. It's removed from one edge of the plate. Full stop. Find center of mass of the remaining portion. Find center of mass of the remaining portion. करिए जल्दी, निकालिए, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। इसके जो आंसर्स आएंगे वो शायद परफेक्ट आएंगे। गारंटी नहीं है, करिए जरा, उसके बाद ही पता लगेगा। इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपने थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। करिए।
सर हम इसमें एक के कोऑर्डिनेट अज्यूम भी कर सकते हैं ना? किसके कोऑर्डिनेट बेटा? सर जैसे आप हमें कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं कि सेंटर के, तो जैसे ट्रायंगल वाले केस में करा था वैसे कर सकते हैं। हाँ कर ली। ओके सर। हो गया? सर इसमें जो मेटल प्लेट जो मतलब कि जो हाफ पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है उसके जो वो कोऑर्डिनेट समझ नहीं आ रहे वो कैसे लेने हैं। अगर मैंने बोला कि ये मेरी प्लेट है, इसको कॉपी कर ले लास्ट वाले को। एक काम करते हैं ना, इसको ओरिजिन मान ले, इसको ब्लू वाले को, इसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान ले, कोई प्रॉब्लम है? विल इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम? नो। आप तो किसी को भी सिस्टम मान सकते हो, किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो। अगर मैंने इसको 0,0 मान लिया तो इसका जो हमारा, अच्छा वो पूछ रहा था लक्ष्य कि सर कैसे वो हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि वही होगा। तो बच्चों आपका जहां से मन करे आप वहां से निकाल लीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपका जहां से भी उस पोर्शन को निकालने का मन करे, लेकिन सेंटर में से नहीं निकाल सकते, एज में से निकालना है। तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? एक ऐसे निकालो, ऊपर वाले ऐसे निकालो, साइड वाले ऐसे, नीचे वाले ऐसे, बोलो बोलो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है। इसकी थिकनेस, इसका डायमीटर कितना है बच्चों? A circular plate of uniform thickness is a diameter of 56 सेंटीमीटर। बड़े वाले का डायमीटर 56 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? यहां से यहां तक का बोलिए। 28 सेंटीमीटर्स। 28 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ओ भाई 197992.343, क्या आंसर है ये? सर हमें कोऑर्डिनेट थोड़ी निकालना है, इसमें तो सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। अरे हाँ, हमें तो वो निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आसानी से निकल जाएगा। हमें तो नहीं सही तो है, हाँ सेंटर ऑफ मास ही निकालना है। अच्छा मतलब हाउ आर यू डिस्टिंग्विशिंग द सेंटर ऑफ मास एंड द कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन होगी और सेंटर ऑफ मास तो मास होगा ना। सेंटर ऑफ मास इज आल्सो अ पॉइंट। नो सर बट वो तो लाइक कोऑर्डिनेट तो पोजीशन होते हैं ना, और सेंटर ऑफ मास की तो कोई मतलब लाइक वो मास की पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना। सौम्या, हाउ कैन यू आस्क दिस सिली क्वेश्चन?
क्या सेंटर ऑफ मास की कोई वैल्यू होगी? ये सेंटर ऑफ मास एक No, पॉइंट होता है. What is the definition of center of mass? It is a point for a body at which whole the mass can be supposed to concentrate. Isn't it? yes sir. तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो मास निकालना है? कभी सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो हमें, मैं क्या सोच रहा था कि छोटे वाले पोर्शन का जो बाहर निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास नहीं, हमें रिमेनिंग का निकालना है. मैं उसमें आपको अलग अलग बात बता रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मतलब तो कोऑर्डिनेट्स ही है, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स बोले चाहे ना बोले, तो पॉइंट है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. आपने कुछ और पढ़ा है तो प्लीज डिस्कस करिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो, आप किसी और चीज से रिलेट कर रहे हो. नो सर, नहीं मतलब मुझे यही लगता था कि अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो कोई मास की पर्टिकुलर वैल्यू होगी. तो अब देखो बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट ये 21 सेंटीमीटर की, उसका एरिया 42. तो बताइए यहाँ से लेके पहले वाले सेंटर ऑफ मास से दूसरे वाले सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस कितना आ गया? अगर ये कोऑर्डिनेट 0,0 तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया बताइए? 28 - 21 मतलब 7. अरे हाँ है ना? तो ये हो जाएगा 7,0. ये बात समझ में आ गई? ये M1 है, ये M2 है. अब अगर हमें इसका ये पता लग जाए, अगर हमें इसका ये पता लग जाए, क्या पता लग जाए बताइए, कि M1 कितना है और M2 कितना है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली. क्या? अगर हमें M1 की वैल्यू पता लग जाए और M2 की वैल्यू पता लग जाए, तो हम निकाल सकते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई बच्चों, नीचे भी क्या आएगा यहाँ पे? M1 माइनस M2. ठीक है, एक काम करो, आप एक ही फॉर्मूला पढ़ो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और आप M2 को रिप्लेस कर देंगे, अगर ऐड किया है तो प्लस M2 से, और अगर रिमूव करा है तो माइनस M2 से. ठीक है, चलिए बताइए. हाँ जी, अब ये देखो, पूरा का 56 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था, तो इसका कुछ मास रहा होगा पूरे फिगर का. कैसे कैलकुलेट करेंगे उस मास को? सोच के देखिए जल्दी से. सर एरिया वाले मेथड से नहीं कर सकते क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए मुझे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पाई 28 स्क्वायर m ले लेंगे अगर कांस्टेंट लेने को तो. पाई 28 स्क्वायर एरिया है पहले वाले का, और दूसरे वाले का एरिया कितना है? पाई 21 स्क्वायर. अब जरा एक बात समझो ध्यान से, पाई 28 स्क्वायर और पाई 21 स्क्वायर, एक काम करते हैं, इस पूरी बॉडी का जो मास है, पूरी जब ये पूरा कंप्लीट था, इसको मान लेते हैं कैपिटल M. ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी मास पर यूनिट एरिया? जल्दी बताइए, जल्दी 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 सोचिए, जल्दी बताओ मुझे. अभी इसके अंदर 2-3 बातें और भी बतानी है, तो इसलिए सर देखिए, अगर पूरे इसका मास M है और पूरा एरिया इसका A है, तो मास पर यूनिट एरिया मतलब M अपॉन टोटल एरिया, एंड दैट इज M अपॉन पाई इंटू 28 का स्क्वायर. समझ में आई बात? अरे क्लियर है सबको? अब मैंने कहा, अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये इसी M के टर्म्स में छोटा वाला M निकालना है, इस छोटे से सर्कल का मास जो बाहर निकाला है, तो ये हमारा एक नंबर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एरिया मास डेंसिटी. जैसे वो लीनियर मास डेंसिटी होता है, ऐसे ही होता है एरिया मास डेंसिटी, मतलब कि मास पर यूनिट एरिया. ठीक है, अगर ये हमारा मास पर यूनिट एरिया है, तो मास पर यूनिट एरिया के हिसाब से 1 यूनिट एरिया का इतना मास, तो अगर 2 यूनिट एरिया का मास निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे, 3 यूनिट एरिया का मास निकालना है तो इंटू 3 कर देंगे. ठीक है, तो हमें कितने एरिया का मास निकालना है? छोटा वाला इतने एरिया का मास, इतने से एरिया का मास. तो जो भी हमारा आंसर है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? इसको, मतलब मास पर यूनिट एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटे वाले का मतलब M1 की वैल्यू तो पूरी M आ गई. M1 तो पूरा मास है, M बड़ा वाला मास. और M2 क्या है बच्चों? बोलो, व्हाट इज दिस M2?
बोलिए। तो M2 छोटा कितना? वाला मास हाँ, छोटा वाला मास कितना है बताइए। मास पर यूनिट एरिया टोटल m अपॉन पाई इंटू 28 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सर्कल दैट इज पाई इंटू 21 स्क्वायर। पाई से पाई गया तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कैपिटल M इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन 28 का स्क्वायर। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सब बिल्कुल नहीं आया कुछ भी समझ में। बिल्कुल भी नहीं आया बेटा, ये तो आना चाहिए, बड़ी कॉमन सी बात है। अगर मैंने ये बोला कि ये हमारा एक सर्कल है, इस पूरे सर्कल का मास m है और इस सर्कल का एरिया a है, तो इसका 1 यूनिट एरिया का मास कितना होगा बच्चे? m अपॉन a। ठीक यस है। सर। अगर इस सर्कल के अंदर से मैं 2 यूनिट एरिया को बाहर निकाल रहा हूँ, ये 2 यूनिट एरिया, तो इस 2 यूनिट एरिया का मास कितना होगा? 2m/a। मतलब ये मेरा m/a क्या चीज है? ये मेरे इतने से एरिया का मास है 1 यूनिट एरिया का। अगर कोई एरिया इसका 2 गुना है तो 2m/a, अगर कोई एरिया इसका 3 गुना है तो 3m/a। गेटिंग इट? यस सर। तो हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस या एरिया मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी या फिर एरिया मास डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मास पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसकी यूनिट होती है मास, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने कहा अगर किसी बॉडी में से थोड़ा सा पार्ट अलग कर लिया और उतने अलग करने वाले पार्ट का मास निकालना है, तो उसकी सरफेस मास डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 यूनिट एरिया अलग करा है तो सिग्मा मास रिमूव किया है, 2 यूनिट एरिया अलग किया तो 2 सिग्मा मास रिमूव किया है, 3 यूनिट एरिया अलग करा है तो बच्चों कितना मास रिमूव किया है? बोलो बोलो। 3 सिग्मा। अगर मैंने 4 यूनिट एरिया को अलग किया तो कितना मास को रिमूव किया है? 4 सिग्मा। और m मास को रिमूव किया है तो m नहीं सिग्मा। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर 1 यूनिट एरिया को रिमूव करा है तो सिग्मा, अगर 2 यूनिट एरिया को रिमूव करा है तो 2 सिग्मा मास होगा, 3 यूनिट एरिया को रिमूव करा है तो 3 सिग्मा। अगर a एरिया को बाहर निकाला है तो सिग्मा इंटू a विल बी द रिमूव्ड मास। ये छोटे से पार्ट का मास हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी समझ में आ गया सौम्य? यस सर। ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को मुझे खुद करके दिखाएंगे। m1 m2 का तरीका मैंने बता दिया। m1 तो टोटल मास होगा m, और m2 कितना होगा बच्चों? m2 कितना होगा बताइए? सर टोटल मास इनटू अपॉन, एरिया ऑन। नहीं, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन। टोटल ओके मास सर। अपॉन टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। विधि में देखूंगा बेटा आंसर मुझे निकालना बुक में, क्योंकि अलग तरीके से क्वेश्चन को कर रखा है। बुक में देखो क्या कर रखा है। एक दूसरा अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की, ये भी है, ये भी हो सकती है कि शेडेड एरिया का मास निकाल लो और 2 अलग अलग बॉडीज मान लो, एक इधर वाली बॉडी एक इधर वाली बॉडी, और सिर्फ वो m1 x1 plus m2 x2। नहीं, अगर हम रिमूव करते हैं तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे m1 x1 minus m2 x2 upon m1 minus m2, वहां से आंसर निकालेंगे। ठीक है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछ बेटा। सर जैसे अभी आपने ये सर्कल बताया था, तो जब मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा था तो फिर मैं उसके सरकमफ्रेंस को ओरिजिन लेके कर रहा था, ले लो, और जब कोई इशू आप नहीं है। और जब आपने किया था आपने उसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लिया था, तो फिर बिल्कुल डायरेक्ट 0,0 लिख लिया था। तो फिर जो बिल्कुल। आपने पहले क्वेश्चंस कराए थे, तो फिर अगर हम कर सकते कि उसमें किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन देखो ले लें। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड लोकेशन डायग्राम बना के दे रखा है तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से मानना है, नहीं तो जो आपने डायग्राम बनाया आपके हिसाब से वो सेंटर ऑफ मास है उस बॉडी का, एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ। देखो मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो चेंज होगा ही होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करोगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहेगा। बात तो वही होगी ना कि उस सर्कल को देखने का नजरिया है, कौन कहां से खड़े होकर देख रहा है। अगर कोई सेंटर में खड़े होकर देख रहा है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास पास होगा, कोई सर्कमफ्रेंस में खड़े होकर देख रहा है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास दूर होगा, लेकिन होगा वही वाला पॉइंट। ठीक है सर। बुक में उन्होंने बिना कोऑर्डिनेट्स यूज करे, कैसे उसको? दोबारा बोलो। सर उन्होंने क्वेश्चन में जो बुक में दिया उन्होंने इसमें कोऑर्डिनेट्स का यूज ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मास के थ्रू। उन्होंने बस हमें यही क्वेश्चन दिया है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी एक फिगर बनाओ उसके हिसाब से आंसर दे दो। ठीक है।
हनी मुझे आंसर एक बार निकालना पड़ेगा बेटा, अगली अगली क्लास में मैं बताता हूँ उसका आंसर, ठीक है? आज थोड़ा सा काम है मुझे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो काम किया है, तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है? चलिए बाय। ओके सर। थैंक यू सर, टेक गुड केयर। इवनिंग सर। गुड Thank you, इवनिंग, sir. थैंक यू सो मच, हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन, बोला ही नहीं आज सुबह ऐसे क्लास। चल। थैंक